जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, बेहतर होंगे और अपने पढ़ाई में लीन होंगे। तो आज का जो हमारा ये पहला क्लास है वो एन सी ई आर टी को हम लोग शुरू करने वाले हैं। एन सी ई आर टी को शुरू करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ज्योग्राफी ज्योग्राफी को सबसे पहले पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन जितना भी फैक्ट है और फैक्ट को कंसेप्ट के साथ पढ़ते हुए लाइन बाय लाइन आगे बढ़ेंगे। और एन बुक का महत्व ये हाल में हुए एग्ज़ाम को देखने से पता चलता है। जैसे बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या दरोगा, अभी जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एन का महत्व पता चला है। हर एक क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ पूछा गया था, इंक्लूडिंग बिहार पुलिस तक अभी एन बुक को फॉलो कर रहा है। इसीलिए एन बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले एन बुक का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है भारत की आकार एवं स्थिति। यही चैप्टर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे और ये चैप्टर हम लोग 2 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब सीधा हम अपने चैप्टर की ओर। तो देखिए, सबसे पहले ये जो है हमारा भारत के आकार एवं स्थिति, ये हमारा चैप्टर हो गया। इसमें आकार और स्थिति के बारे में हमें अध्ययन करना है। और किसके आकार और स्थिति, तो वो है भारत के आकार और स्थिति। भारत के सापेक्ष में तो हम लोग पढ़ेंगे ही और इसे दुनिया यानी वर्ल्ड के सापेक्ष में भी इसका अवलोकन किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन का क्या मतलब है उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब चलते हैं, हमारा जो ये पहला पैराग्राफ है ये हमें कुछ खास नहीं बताता। ये हमें आर्थिक सामाजिक जो बहुआयामी बहुमुखी जो फ़ायदा है वही इस भारत के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। जैसे भौतिक कारण क्या है, आर्थिक क्या है, यही सब आपको बताया है इस पैराग्राफ में। इतना कुछ खास नहीं है। तो चलते हैं हम सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक में जो है तो सबसे पहले दिया गया है हमारा भारत की स्थिति के बारे में। भारत की जो स्थिति है इसी को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला लाइन दिया हुआ है, भारत एक विशाल देश है। विशाल देश इस आधार पे भी आप इसे कह सकते हैं क्योंकि ये दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और इसकी जो अवस्थिति है, भारत की अवस्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध दिया हुआ है और इसी में आप लोग पूर्वी गोलार्ध भी याद रखिएगा और अपने बुक में ही नोट डाउन भी करते चलिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसके अक्षांशीय विस्तार को। अक्षांशीय विस्तार, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट यानी नॉर्थ यानी उत्तर। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। अब चलते हैं इसके देशांतरीय विस्तार पर। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक इसका देशांतरीय विस्तार हो गया।
यानी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आप लोगों को समझ भी आया होगा और याद भी हुआ होगा। तो चलते हैं, इसको रफ डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए ये भारत है, तो ये जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट हो गया, ये 37 डिग्री 6 मिनट, और ये जो है पश्चिमी भाग ये हो गया आपका 68 डिग्री 7 मिनट, और ये पूर्वी भाग 97 डिग्री 25 मिनट। यही इसका मुख्य भूमिका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लाइन की तरफ। तो नेक्स्ट लाइन में आपको दिया हुआ है कर्क रेखा। तो आप लोग अब कर्क रेखा के बारे में जानिए। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं, ये आप लोगों को समझ आया होगा। कर्क रेखा किसे कहेंगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। और ये कर्क रेखा जो है सो भारत के, मान लीजिए ये आपका भारत हो गया, तो ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। और वो कौन कौन सा राज्य है? तो सबसे पहले आपका हो जाएगा गुजरात, लिखते चलिए गुजरात। इसके बाद आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपका सीरियल हो गया। कई बार आपको क्रम पूछ देता है कि कर्क रेखा पश्चिम से पूरब की ओर राज्यों का क्रम सजाए। तो इस तरह से आप लोग इसका क्रम याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, कर्क रेखा के संदर्भ में आप लोग 2 एक्स्ट्रा फैक्ट और जानिए कि कर्क रेखा सबसे अधिक किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, MP, ठीक है। और सबसे कम किस राज्यों से होकर गुजरती है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसका उत्तर हम आपको कल बता देंगे। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए। ये आप लोग की जानकारी के लिए अभी हम इसको फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रहे हैं। तो अब कर्क रेखा के बारे में आप लोगों ने इतना जान लिया। ये 2 बराबर भागों में बांटती है। अब जो आपका नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। ये मान लीजिए आपका भारत है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है और यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो इसी का लोकेशन बताया जा रहा है इसमें। तो इसका जो लोकेशन हो जाएगा, आप लोग डायरेक्शन तो जानते होइएगा। ये नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये देखिए आपका दक्षिण हो गया, और ये कौन सा है? पूरब। तो अंडमान निकोबार कहाँ अवस्थित है? मुख्य भूमि से दक्षिण पूरब में अवस्थित है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, अंडमान निकोबार भारत के दक्षिण पूरब में अवस्थित है। और वहीं बात करें लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप जो है सो भारत के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पूछा भी जा रहा है और आपको जानकारी भी दिया जा रहा है। देखिए 2004 में एक सुनामी आया था और उस सुनामी के कारण
भारत का जितना भी तटवर्ती इलाका था बहुत प्रभावित हुआ था। और उन्हीं सुनामी के कारण भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार यहाँ पे अवस्थित है सबसे दक्षिण में, और उसी में इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कार निकोबार में अवस्थित है और यही 2004 के सुनामी में डूब गया था। तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा है, तो वो हमारा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और ये किस सुनामी में डूब गया था, तो 2004 के सुनामी में डूब गया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। स्थिति के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले लिया क्लास 9th के माध्यम से, और इसका डिटेल जानकारी आपको क्लास 11th में भी यही सेम चैप्टर है वहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताया गया है। तो क्लास 11th भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले क्लास 9th को बढ़िया से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। कारण ये है कि कई बार आपको NCERT का लाइन ही पूछ दिया जाता है, तो इसीलिए हर एक लाइन का विशेष महत्व है, इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। तो अब चलते हैं हम लोग, स्थिति पढ़ लिए, अब इसके आकार को देखते हैं। जब आकार को देखते हैं तो भारत का जो आकार है इसका क्षेत्रफल NCERT में दे रखा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और इसी को आप लोग इस तरह से भी याद रखिए कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिए। अब देखिए, ये तो हो गया आपको भारत का क्षेत्रफल भारत के ही संदर्भ में। अब चलते हैं विश्व के संदर्भ में, देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, और कहीं कहीं पर आपको यही डाटा 2.42% भी मिल जाता है। तो आपको अगर 2.4% दिखे तो इसी के साथ जाइएगा, वरना आप इसके साथ भी जा सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट लाइन है, भारत विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा देश है। ठीक है, और इस चीज़ को एक डायग्राम के माध्यम से NCERT में दिखाया भी गया है कि विश्व के जो 7 बड़े देश हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो विश्व में सबसे जो बड़ा देश है, पहले स्थान पर रसिया है, रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है, चौथे स्थान पर चाइना है, 5वें स्थान पर ब्राज़ील है, 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां स्थान पर हमारा प्यारा भारत है। तो ठीक है, इतना आप लोग याद रख सकते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट यही पूछा ही जाता है। और बहुत सारे बुक, अगर अलग अलग बुक आप पढ़ते हैं तो कई बार अमेरिका से पहले चाइना का क्षेत्रफल दिखाया जाता है, लेकिन हम लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा रूस हो जाएगा, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। आप लोग को इतना समझ आया होगा और याद भी हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को। तो देखिए, भारत का स्थलीय सीमा और तटवर्ती सीमा, यहाँ पर आप देखिए, ये जो है
ये किसी न किसी देश के साथ यहाँ पे ये सीमा साझा कर रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है आपका 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इसी में, और देखिए ये जो तटीय सीमा है, स्थलीय सीमा तो आपको बताई 15,200 किलोमीटर, और ये जो तटीय सीमा है इसकी लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई ये है आपका 6100 किलोमीटर। इसी में आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के तटरेखा को अगर जोड़ देते हैं तो इसकी तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, इतना आप लोगों को याद हो गया होगा। मानचित्र के माध्यम से भी हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ भी आया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जो लाइन में लिखा हुआ है यही बात आपको यहाँ लिखा हुआ है। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ 7516 किलोमीटर है। ये आप लोग को याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट लाइन जो है वो आपको उत्तर पश्चिम, यानी ये जो आपका भारत है, ये जो भारत है ये इस तरह से जो हमारा भारत है, तो ये उत्तर पश्चिम इधर हो गया, फिर उत्तर हो गया, और यहाँ तक जो पूरब तक है ये जो है सो वलित पर्वत है। कौन सा वलित पर्वत? तो वो हमारा हिमालय हो जाता है, हिमालय। तो इसी हिमालय के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इस लाइन का मतलब आप लोग को समझ आ गया होगा। अब देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट लाइन है इसमें ये बता रहा है, देखिए आप भारत के मानचित्र के माध्यम से इस लाइन को समझिए, अधिक समझ आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पे है, तो प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पर देखिए फैला हुआ है ऊपर, और जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ये पतला होता जाता है। तो ये पतला जो है सो साढ़े यानी 22 डिग्री अक्षांश से ये पतला होना शुरू हो जाता है। तो वही एक लाइन में दे रखा है कि 22 डिग्री अक्षांश के बाद आप जैसे जैसे हिंद महासागर की ओर जाते हैं वैसे वैसे प्रायद्वीपीय भारत सरकरा होता जाता है। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी का लाइन देखिए, इसमें यही लिखा हुआ है कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश हिंद महासागर की ओर सरकरा होता जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। जो आप लोगों को अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में हम बताए थे कि यहाँ पर जो अंडमान निकोबार है ये कहाँ, किस खाड़ी में है? ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ जो पश्चिम में सागर है इसे अरब सागर के नाम से जानते हैं। और अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, इस लाइन में यही बताया गया है। अब देखिए अगला नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये है कि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। इस लाइन का मतलब हम आप लोगों को मैप के माध्यम से बताते हैं। देखिए
मैप में आपको यहाँ पे ये दिखाया गया है। मैप में आप लोग को ये जो दिखाया गया है कि ये 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। ये अक्षांशीय विस्तार का जो अंतर आप निकालिएगा तो ये 30 डिग्री होगा, और इस दोनों का आप डिफरेंस निकालते हैं तो ये भी आपका 30 डिग्री ही लगभग में आएगा। तो यही वहाँ पे बताया गया है। लेकिन उत्तर और दक्षिण के बीच की लंबाई आप देखते हैं तो वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। वहीं पूरब से पश्चिम के बीच लंबाई अगर निकालते हैं तो वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन इसका कारण क्या है? दोनों का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बराबर होने के बावजूद दोनों में अंतर क्यों है? इस अंतर को समझने का प्रयास कीजिए अक्षांश और देशांतर के माध्यम से। अक्षांश इस तरह से होता है। अक्षांश और देशांतर के विस्तार में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को अक्षांश और देशांतर ग्लोब के माध्यम से बताएंगे। यहाँ थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है यही आपका देशांतर हो जाता है। ये आपका देशांतर रेखा है, ये आपका देशांतर रेखा हो जाएगा। तो देखिए, आप जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखा के बीच की दूरी घटती जाती है, लेकिन वही अक्षांश रेखा की बात करें तो इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। यही कारण है कि देशांतरीय अंतर लगभग 30 डिग्री होने के बावजूद इसका बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है और इसके बीच की दूरी उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए, यहाँ पर जो हम लोग को बताया जा रहा है वो देशांतर यानी भारतीय मानक याम्योत्तर के बारे में, यानी समय रेखा के बारे में बताया जा रहा है। ये जो समय रेखा है, समय रेखा 82.5 डिग्री है। भारतीय मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री। यानी ये जो 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री, ये भारतीय मानक समय रेखा है। और ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से होके गुजरती है? यहाँ पर देखिए मानचित्र में ये बताया गया है। सॉरी, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। एक मिनट, PDF गायब हो गया। PDF निकालते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं। हाँ, PDF आ गया। अब देखिए फिर से शुरू करते हैं। जहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। हम लोग टाइम लाइन के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये जो भारत का जो टाइम लाइन है, ये देखिए टाइम लाइन। तो ये जो टाइम लाइन है ये भारत के 5 राज्यों से होके गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है ये समय रेखा? 5 राज्यों से। ये उत्तर प्रदेश यूपी के मिर्ज़ापुर से, यूपी के
मिर्ज़ापुर से गुजरती है और ये यूपी से गुजरने के बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। इतना राज्य आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको याद रखिएगा। तो वही अब एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा गया है वही चीज़ है। 82.5 डिग्री देशांतर भारत का मानक याम्योत्तर माना जाता है। ठीक है। और देखिए ये जो अगला पॉइंट है, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। यानी इस लाइन का मतलब आप लोग समझिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो फिर दिन और रात, जो आप सुनते हैं कि कहीं दिन बड़ा रात छोटा और रात बड़ा दिन छोटा, ये जो है आपका अक्षांश के कारण होता है। तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर ज्ञात कीजिए के माध्यम से एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग करने के बाद जो नेक्स्ट जो बचा हुआ टॉपिक है वो कल करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक याम्योत्तर क्यों है। तो इसका कारण पूछ रहा है कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उसी को भारत का मानक समय रेखा क्यों लिया गया है। तो इसके पीछे का जो कारण है कि ये लगभग भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। ठीक है, भारत के बीचों बीच से तो गुजरता ही है। और दूसरा कारण ये भी है कि टाइमलाइन जो लिया गया है, जो भी देश है वो 7.5 डिग्री के गुणज में ही सारे देशों ने अपना टाइमलाइन रखा है। तो 7.5 का ये गुणज भी हमारा 82.5 डिग्री होता है। यही कारण है कि 82.5 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा को हमारा मानक याम्योत्तर लिया गया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों है। तो इसका कारण हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर रात और दिन की अवधि पर पड़ता है। तो यही इसका कारण क्या हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को पूरा समझ आया होगा। अगर आप लोग को समझ आया है तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। जय हिंद। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।